Welcome back to this session of the Hindu newspaper analysis. Today we will discuss mainly three issues which are national and international importance for UPSC civil services examination. The first issue is why has India got another tiger reserve? The second issue is related to chikungunya and HIV/AIDS, and the third issue is related to greenhouse gas emissions. So let's discuss all the issues in detail. Recently, India welcomes 58th Tiger Reserve, Madhav Tiger Reserve in Madhya Pradesh. Why news? On March 9, Environment Minister Bhupendra Yadav announced that the centre had declared the Madhav National Park in MP as the country's 58th टाइगर रिजर्व। 9 मार्च को एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट माधव नेशनल पार्क को कंट्री में 58th टाइगर रिजर्व के तौर पर डेजिग्नेट करने जा रहा है। दिस इज द 9th टाइगर रिजर्व इन स्टेट, द हाईएस्ट अमंग द स्टेट्स। एमपी के अंदर ये 9th टाइगर रिजर्व होगा, जो कि इंडिया में एक पहला स्टेट है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व होंगे। महाराष्ट्र है 6, राजस्थान, तमिलनाडु एंड कर्नाटक है 5। महाराष्ट्र के अंदर टोटल 6 टाइगर रिजर्व है, जबकि राजस्थान, तमिलनाडु एंड कर्नाटक के अंदर 5 टाइगर रिजर्व्स हैं। As of 2023 tiger census, India is estimated to have 3,682 tigers. 2023 के एक सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया में टोटल 3,682 टाइगर्स हैं। अबाउट 30% ऑफ देम आर कंसिडर्ड टू बी लिविंग आउटसाइड टाइगर रिजर्व। 3,682 टाइगर्स में से 30% टाइगर्स ऐसे हैं जो कि आउटसाइड टाइगर रिजर्व में बिलोंग करते हैं। हम देख सकते हैं कि इस स्टेट के अंदर कितने टाइगर रिजर्व्स हैं। सबसे ज़्यादा हम देख सकते हैं कि एमपी के अंदर यहाँ पर 9 टाइगर रिजर्व है, जबकि महाराष्ट्र के अंदर जो सेकंड नंबर पर आता है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर 6 टाइगर रिजर्व है। राजस्थान के अंदर, कर्नाटक के अंदर, तमिलनाडु के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 टाइगर रिजर्व है। वहीं छत्तीसगढ़ के अंदर 4 टाइगर रिजर्व हैं, आसाम के अंदर 4 टाइगर रिजर्व हैं, अरुणाचल प्रदेश के अंदर 3 टाइगर रिजर्व हैं, उत्तराखंड के अंदर 2 टाइगर रिजर्व हैं एंड बिहार के अंदर यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 टाइगर रिजर्व एंड बंगाल के अंदर 2 टाइगर रिजर्व, मिजोरम के अंदर 1 टाइगर रिजर्व, छत्तीसगढ़ के अंदर 4, ओडिशा के अंदर 2, तेलंगाना के अंदर 2 एंड केरला के अंदर 2। ये टाइगर रिजर्व का यहाँ पर नंबर गिवन है स्टेट वाइज। वाई देर इज अ नीड टू सेटिंग अप न्यू टाइगर रिजर्व्स? इंडिया में न्यू टाइगर रिजर्व सेटिंग करने का नीड क्यों है, जो कि करंटली एमपी के अंदर माधव टाइगर रिजर्व स्टेब्लिश किया गया। आखिर इस टाइगर रिजर्व को स्टेब्लिश करने की जरूरत क्यों पड़ी? While tigers were historically abundant in India, hunting, poaching, and colonial exploitation of forest for timber started a precipitous decline in their numbers in the early 20th century. हिस्टोरिकली इंडिया के अंदर टाइगर्स बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, बट हंटिंग की वजह से, पोचिंग की वजह से एंड कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन ऑफ फॉरेस्ट की वजह से इनका जो नंबर है वो कंटिन्यू डिक्लाइन हुआ। It was estimated in 1964 that there would have been around 40,000 tiger in the country at the turn of 20th century. 20th century में जैसे ही हम एंटर करते हैं उस टाइम पर ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 40,000 के आसपास टाइगर इंडिया के अंदर प्रेजेंट थे, बट द 1960s द नंबर्स वर डाउन टू बिटवीन 2000 to 4000। 1960s के डिकेड में टाइगर्स का नंबर 2000 से 4000 तक यहाँ पर डाउन हुआ। Causes of decline in number of tigers. Phantom hunting aided by the proliferation of the gun license issued in the years following 1947। 1947 के बाद जब से गन लाइसेंसिंग यहाँ पर गिवन किया जाने लगा, उसके बाद यहाँ पर टाइगर्स का जो नंबर है वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया। इम्प्रूव्ड एक्सेस टू फॉरेस्ट, लोगों का फॉरेस्ट में एक्सेस इम्प्रूव हुआ, इस वजह से भी टाइगर्स का नंबर यहाँ पर डिक्रीज हुआ। क्लियरिंग ऑफ लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट फॉर वेरियस पर्पजेज के लिए यहाँ पर फॉरेस्ट का क्लियरिंग किया गया, ये भी एक बिग कॉज हो सकता है। मशरूमिंग ऑफ न्यू बिजनेस ऑफ शिकार कंपनीज एंड फर ट्रेड, शिकार कंपनीज एंड फर ट्रेड का जो बिजनेस है वो कुछ ईयर्स में मशरूमिंग हुआ, इस वजह से भी टाइगर नंबर यहाँ पर काफ़ी डिक्लाइन हुआ। ये कुछ रीजन्स हैं जिसकी वजह से टाइगर्स रिजर्व यहाँ पर एस्टेब्लिश करने का नीड हुआ। To establish a reserve, the center gets a proposal from the state. The NTCA, National Tiger Conservation Authority, recommend the proposal to the state. After due diligence, the state government notify the area as a tiger reserve. टाइगर रिजर्व अगर किसी नेशनल पार्क को डिक्लेयर करना है तो उसके लिए सबसे पहले NTCA
कुछ प्रोपोजल स्टेट गवर्नमेंट के सामने रखता है, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट से वो प्रोपोजल एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने के बाद किसी भी पार्क को यहाँ पर टाइगर रिजर्व के तौर पर गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। वेरियस इनिशिएटिव्स टू प्रोटेक्ट टाइगर्स, टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वेरियस लेवल पर इनिशिएटिव्स टेकिंग किए गए हैं। नंबर 1 इनिशिएटिव बाय इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के द्वारा भी इससे पहले टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए इनिशिएटिव्स टेकन किए गए। द अर्लियर अवतार ऑफ द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इन अ मीटिंग इन न्यू दिल्ली इन जुलाई 1969 recommended a total ban on the export of all wild cat skin including tigers। इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ये जो एक बोर्ड था पहले, ये नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का एक प्रीवियस अवतार था। इट मीन्स इसका प्रीवियस नेम था। इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का 1969 में दिल्ली के अंदर एक मीटिंग होता है। इस मीटिंग के अंदर ऑल वाइल्ड कैट स्किन के एक्सपोर्ट को बैन किया जाता है, इंक्लूडिंग इसमें टाइगर भी होता है। इट मीन्स इस मीटिंग के अंदर 1969 में टाइगर के स्किन को यहाँ पर जो पहले एक्सपोर्ट किया जाता था उसको फुल्ली यहाँ पर बैन कर दिया गया। नंबर 2 इनिशिएटिव बाय IUCN, IUCN के द्वारा भी कुछ इनिशिएटिव्स टेकिंग किए गए हैं। द सेम ईयर द 10th असेंबली ऑफ IUCN मेट इन दिल्ली एंड इंक्लूडेड द टाइगर इन इट्स रेड डाटा बुक एज एन एंडेंजर्ड स्पीसीज एंड एडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन कॉलिंग फॉर अ बैन ऑन द किलिंग ऑफ टाइगर्स। IUCN का दिल्ली के अंदर 1969 में मीटिंग होता है। IUCN ने टाइगर को अपना रेड डाटा बुक में इसको इंक्लूड किया। इट मीन्स इसको एंडेंजर स्पीसीज की कैटेगरी में इसको लिस्टिंग किया और टाइगर के किलिंग को यहाँ पर फुल्ली बैन किया गया IUCN के द्वारा। नंबर 3 इनिशिएटिव बाय इंदिरा गांधी, व्हेन नंबर्स फर्दर dwindled टू नियरली 1863 देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी कमीशनड एन 11 member टास्क फोर्स टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉब्लम एंड प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट टू प्रिजर्व द टाइगर इन द वाइल्ड इन इंडिया। इंडिया में टाइगर को प्रिजर्व करने के लिए इंदिरा गांधी ने भी कुछ इनिशिएटिव्स टेकिंग किए, बिकॉज उस टाइम पर टाइगर का जो नंबर था वो 1868 तक यहाँ पर डाउन हो चुका था। इंदिरा गांधी ने 11 मेंबर टास्क फोर्स यहाँ पर कमीशन किया सो दैट टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए कुछ प्लानिंग यहाँ पर प्रिपेयर किए जा सके। नंबर 4 प्रोजेक्ट टाइगर, इन अगस्त 1972 द टास्क फोर्स रिकमेंडेड 8 टाइगर फॉरेस्ट स्प्रेड अक्रॉस इंडिया टू बी ब्रॉट अंडर द परव्यू ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर एज दिस मिशन केम टू बी कॉल्ड। 1972 में इस टास्क फोर्स के द्वारा कुछ रिकमेंडेशंस किए जाते हैं। इंडिया में इसने 8 टाइगर फॉरेस्ट को एक प्रोजेक्ट टाइगर के तौर पर यहाँ पर डेजिग्नेट करने का यहाँ पर रिकमेंड किया। ऑन अप्रैल 1 1973 प्रोजेक्ट टाइगर वाज इनॉग्रेटेड एट कार्बेट टाइगर रिजर्व विद 9 टाइगर रिजर्व अनाउंस्ड अक्रॉस इंडिया। अप्रैल 1 1973 में यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट कर दिया जाता है और सबसे पहला जो टाइगर रिजर्व होता है वो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व होता है। इसके साथ 9 टाइगर रिजर्व और भी इंडिया के अंदर अनाउंस किए गए, जिसमें कार्बेट टाइगर रिजर्व जो कि उस टाइम पर यूपी में पड़ता था, बट अब ये उत्तराखंड स्टेट के अंदर पड़ता है। पलामू टाइगर रिजर्व उस टाइम पर बिहार में पड़ता था, बट अब ये झारखंड के अंदर पड़ता है। सिमलीपाल जो कि ओडिशा के अंदर पड़ता है। सुंदरबन जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर पड़ता है। मनास टाइगर रिजर्व आसाम के अंदर पड़ता है। रणथंबोर टाइगर रिजर्व राजस्थान के अंदर पड़ता है। कान्हा टाइगर रिजर्व MP के अंदर पड़ता है। मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक के अंदर पड़ता है। ये टाइगर रिजर्व थे जो स्टार्टिंग में एज ए टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किए गए। व्हाट इज एस्टेब्लिशिंग अ टाइगर रिजर्व एंटेल, अगर किसी प्लेस को टाइगर रिजर्व के तौर पर डेजिग्नेट किया जाता है तो उसको किस तरह के प्रोटेक्शंस मिल जाते हैं। द प्रोजेक्ट टाइगर रिप्लेस्ड बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी सिंस 2006 एस्टेब्लिश अ टेम्पलेट फॉर साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया। किसी भी प्लेस को अगर टाइगर रिजर्व के तौर पर डेजिग्नेट कर दिया जाता है तो उस प्लेस के अंदर टाइगर के मैनेजमेंट के लिए उसको एक साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रोवाइड कराया जाता है और प्रोजेक्ट टाइगर बाद में इसको नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA के तौर पर इसको डेजिग्नेट कर दिया गया। इट ले डाउन द कंसेप्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ कोर जोन एंड अ बफर जोन, प्रेस्क्राइब्ड इंटरवेंशंस फॉर प्रोटेक्शन, हैबिटेट इंप्रूवमेंट, फील्ड डाटा कलेक्शन। किसी भी प्लेस को अगर टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया जाता है तो उसके अंदर जो वर्किंग किया जाता है वो 2 बेस पर किया जाता है, कोर जोन एंड बफर जोन। और ये इसलिए डेजिग्नेट किया जाता है बिकॉज टाइगर के प्रोटेक्शन को बूस्ट किया जा सके, उनके हैबिटेट को इम्प्रूव किया सके एंड डाटा कलेक्शन के फील्ड में इजी यहाँ पर मेथड फॉलो किया जा सके। द गाइडलाइंस ऑल्सो इस्टेब्लिश टाइगर कंजर्वेशन प्लान टू इंश्योर, अब यहाँ पर टाइगर कंजर्वेशन प्लान भी कुछ इंश्योर किए गए थे।
नंबर ऑफ प्रोटेक्शन एंड साइट स्पेसिफिक हैबिटेट मैनेजमेंट फॉर वियाबल पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स प्रे एंड को प्रेडेटर्स। टाइगर पॉपुलेशन के मैनेजमेंट के लिए एंड टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए स्पेसिफिक हैबिटेट इनके लिए प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर कुछ रूल्स बनाए गए। नंबर 2, इकोलॉजिकली कंपेटेबल लैंड यूजेज इन द टाइगर रिजर्व एंड एरिया लिंकिंग वन प्रोटेक्टेड एरिया टू अदर टाइगर रिजर्व टू अनदर फॉर एड्रेसिंग द लाइवलीहुड कंसर्न ऑफ लोकल पीपल। किसी भी प्लेस को अगर टाइगर रिजर्व डेजिग्नेट कर दिया जाता है तो उस एरिया में लैंड यूजेज पैटर्न यहाँ पर चेंज करने पड़ते हैं। लैंड यूजेज इस तरह से यहाँ पर सेट किए जाते हैं कि टाइगर के हैबिटेट को किसी तरह का यहाँ पर लॉस ना हो। हाउ आर टाइगर रिजर्व फंडेड? टाइगर रिजर्व किस तरह से फंडेड किया जाता है? अंडर प्रोजेक्ट टाइगर गाइडलाइन 60% ऑफ द फंड्स फॉर कंजर्वेशन आर प्रोवाइडेड बाय द सेंटर while the rest is borne by the concerned state। टाइगर रिजर्व के लिए जो फंडिंग किया जाता है 60% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, जबकि 40% फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पर इनकर करती है। इन द केस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट द सेंटर कवर्स 90% ऑफ फंड। नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट के अंदर अगर कोई टाइगर रिजर्व आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस एरिया में 90% तक का फंड इनकर करती है, वहीं स्टेट गवर्नमेंट 10% का फंड वहाँ पर एक्सपेंस करती है। These activities include anti-poaching initiatives, habitat improvement and water development, addressing human-animal conflict, designating inviolate species and relocating villages from critical tiger habitat। ये जो फंडिंग कराया जाता है इस फंडिंग का यूज कहाँ कहाँ पर होता है? कुछ एक्टिविटीज में इस फंडिंग का यूज होता है सच एज एंटी पोचिंग इनिशिएटिव। एंटी पोचिंग इनिशिएटिव जो भी टेकिंग किया जाएगा उनके लिए इस फंडिंग का यूज किया जा सकता है। टाइगर के हैबिटेट इंप्रूवमेंट के लिए इस फंडिंग का यूज किया जा सकता है। वाटर डेवलपमेंट के लिए यूज किया जा एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट अगर होता है उसको एड्रेस करने के लिए इस फंडिंग का यूज किया जा सकता है। वाई इज द माधव टाइगर नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट? माधव नेशनल पार्क जो कि एमपी के अंदर है ये इम्पोर्टेंट क्यों है? इट वॉज फर्स्ट नोटिफाइड एज द नेशनल पार्क इन एमपी 1950 से अंडर द एमपी नेशनल पार्क एक्ट 1955। माधव नेशनल पार्क इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज एमपी का ये फर्स्ट नेशनल पार्क होता है 1956 में जिसको डेजिग्नेट नोटिफाई किया गया था। और ये जो नोटिफाई किया गया था एमपी नेशनल पार्क एक्ट 1955 के अंडर इसको नेशनल पार्क के तौर पर डेजिग्नेट किया गया था। एन एस्टिमेटेड एरिया ऑफ 165.32 स्क्वायर किलोमीटर। बात अगर इसके एरिया की जाए माधव नेशनल पार्क का जो एरिया है 165.32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। नाउ द माधव नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व हैज अ कोर एरिया ऑफ 355 स्क्वायर किलोमीटर विद अ बफर जोन ऑफ 4 to 6 स्क्वायर किलोमीटर। करंट में माधव नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व का जो कोर एरिया है वो 355 स्क्वायर किलोमीटर एंड बफर जोन की अगर बात की जाए तो 4 to 6 स्क्वायर किलोमीटर का बफर जोन एरिया है। इट डिड नॉट हैव अ टाइगर पॉपुलेशन टिल 2023 व्हेन अ मेल टाइगर एंड 2 फीमेल वर रिलोकेटेड देयर। माधव नेशनल पार्क के अंदर 2023 तक कोई भी टाइगर यहाँ पर अवेलेबल नहीं था। इसके बाद यहाँ पर 1 मेल टाइगर एंड 2 फीमेल टाइगर यहाँ पर रिलोकेट किए गए। टोटल द पॉपुलेशन हैज ग्रोन टू 7। करंट में इस एरिया के अंदर 7 टाइगर्स अवेलेबल हैं। However, the Madhav Reserve is an important connecting corridor to Ranthambore Tiger Reserve in Rajasthan। करंट में माधव रिजर्व राजस्थान के रणथंबोर टाइगर रिजर्व कॉरिडोर के साथ कनेक्ट करता है। इट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू कूनो नेशनल पार्क विच हैज नाउ अ कैप्टिव चीता पॉपुलेशन। माधव रिजर्व ये कूनो नेशनल पार्क के साथ भी कनेक्ट है। कूनो नेशनल पार्क रिसेंटली हम इंडिया न्यूज में देख रहे थे, यहाँ पर चीता पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए कुछ चीता यहाँ पर अफ्रीका से लाए गए थे। मध्य प्रदेश बोस्ट टू सेवरल प्रोमिनेंट टाइगर रिजर्व सच एज कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व एंड बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। एमपी के अंदर कुछ और भी प्रोमिनेंट टाइगर रिजर्व है सच एज कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व एंड बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। Due to successful conservation strategies, the state has the highest number of tigers, 785 टाइगर रिजर्व टाइगर्स हैं यहाँ पे। बिकॉज एमपी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी सक्सेसफुल रही हैं। यही वजह है कि एमपी के अंदर सबसे ज़्यादा टाइगर का नंबर अबाउट 785 तक यहाँ पर टाइगर अवेलेबल हैं। ग्रीन हाउस एमिशंस थ्रेटन द फ्यूचर ऑफ लो अर्थ ऑर्बिट, scientists warn। In this article, we will discuss about what is the role of various countries in greenhouse gas emissions. Why in use? Increasing level of human-caused greenhouse gas emissions in the atmosphere may reduce the total number of satellites that can safely orbit Earth by up to 66% of the current carrying capacity by the end of century। एक रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग
ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की वजह से टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट इस सेंचुरी के एंड तक 66% तक यहाँ पर डिक्रीज हो सकती है, बिकॉज इन सैटेलाइट के ऊपर सीधा इम्पैक्ट ग्रीन हाउस गैस का पड़ सकता है। एवरी ईयर क्लाइमेट एक्शन ड्रॉ सिग्निफिकेंट अटेंशन इन यूनाइटेड नेशंस एनुअल मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी। एवरी ईयर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जितना भी होता है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से क्लाइमेट एक्शन सिग्निफिकेंट अटेंशन ड्रॉ करते हैं, बट क्लाइमेट चैलेंज को कम करने के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एक्शंस टेकिंग नहीं किए जा रहे हैं। India committed to achieving net zero carbon emission by 2070. For this, it has implemented several policies. इंडिया ने भी नेट जीरो कार्बन एमिशन के टारगेट को अचीव करने के लिए 2070 का टारगेट यहाँ पर रखा हुआ है, और इसके लिए वेरियस पॉलिसीज इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट की गई हैं। बट दिस जर्नी हैज मैनी फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंटल चैलेंजेस। बट ये जो जर्नी है 2070 तक के लिए इंडिया के सामने यहाँ पर फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंटल चैलेंजेस हैं। Turning up the heat, the 2024 Global Carbon Budget projected fossil carbon dioxide emissions of 37.4 billion ton, up 0.8% from 2023. 2023 के कंपेयर में 2024 में ग्लोबल CO2 एमिशंस जो हुआ है वो 37.4 बिलियन टन का यहाँ पर एमिशंस हुआ है। हियर इज लुक एट द कंट्री लेवल फॉसिल CO2 एमिशंस। कौन सा कंट्री सबसे ज़्यादा CO2 एमिशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल, हम देख सकते हैं ग्राफ के अंदर चाइना जो कि सबसे ज़्यादा CO2 एमिशंस के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है। 2021 में चाइना जहाँ 11.4 बिलियन टन CO2 एमिट करता था, वहीं 2024 में 12 बिलियन टन का यहाँ पर CO2 एमिट कर रहा है। बात अगर यूएस की जाए तो यूएस सेकेंड लार्जेस्ट CO2 एमिटर कंट्री है। 2021 में यूएस 5 बिलियन टन CO2 एमिट करता था, वहीं अब करंट में इसका जो एमिशन है वो थोड़ा सा रिड्यूस हुआ, 4.9 बिलियन टन तक का इसने CO2 एमिट किया है। इंडिया की अगर बात की जाए 2021 में 2.7 बिलियन टन CO2 एमिट इसने किया था, उसके बाद 2024 में 3.2 बिलियन टन का यहाँ पर CO2 एमिट इसके द्वारा किया गया है। हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा CO2 एमिटर कंट्री यहाँ पर चाइना है, सेकंड नंबर पर यूएस है। वाई देर इज अ नीड टू नेट जीरो टारगेट की नीड क्यों हुई? टू अवॉइड डिवास्टेटिंग एंड रिवर्सिबल consequence ऑफ क्लाइमेट चेंज, द वर्ल्ड मस्ट कीप द ग्लोबल एवरेज एनुअल सरफेस टेम्परेचर राइज टू विद इन 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। क्लाइमेट चेंज के डिवास्टेटिंग एंड इरिवर्सिबल कंसिक्वेंस को अवॉइड करने के लिए जरूरी है कि वर्ल्ड के ज़्यादातर कंट्रीज को यहाँ पर नेट जीरो एमिशन टारगेट यहाँ पर सेट करने होंगे, और इंडस्ट्रियल लेवल प्री इंडस्ट्रियल लेवल से यहाँ पर सरफेस टेम्परेचर एनुअल सरफेस टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखना होगा। द करंट इंक्रीज इज एट लीस्ट 1.1 डिग्री सेल्सियस कंपेयर्ड विद इन 1880। 1880 का अगर करंट के साथ कंपेयर किया जाए तो करंट में 1.1 डिग्री सेल्सियस तक एवरेज एनुअल सरफेस टेम्परेचर यहाँ पर राइज हुआ है। करंटली एनुअल ग्लोबल एमिशन आर अराउंड 40 गीगाटन CO2। करंट में अगर CO2 एमिशन की बात की जाए तो 40 गीगाटन CO2 एमिशन यहाँ पर वर्ल्ड के अंदर एमिट किया जाता है। आर नेट जीरो क्लाइमेट चेंज एंड क्लाइमेट एक्शंस इक्विटेबल? क्या नेट जीरो क्लाइमेट चेंज एंड क्लाइमेट एक्शंस करंट में इक्विटेबल है? नीदर क्लाइमेट चेंज नॉर क्लाइमेट एक्शंस इज करंटली इक्विटेबल। ना तो क्लाइमेट चेंज ही इक्विटेबल है करंट में, और ना ही क्लाइमेट एक्शंस जो वेरियस कंट्रीज के द्वारा टेकिंग किए जा रहे हैं वो भी इक्विटेबल नहीं है। As per a World Inequality Database, the per-capita emissions of the richest 10% are 20 times greater than that of the poorest 10%, and in absolute term almost half of the country's total. वर्ल्ड इनक्वालिटी डाटाबेस के अकॉर्डिंग वर्ल्ड का रिचेस्ट 10% के द्वारा जो पर कैपिटा एमिशन किया जाता है वो पुअरेस्ट 10% के कंपेयर में 20% ज़्यादा है। बात अगर टोटल की बात की जाए तो यहाँ पर रिचेस्ट 10% पर कैपिटा एमिशन जो है वो हाफ के इक्वल है। इंडियाज पर कैपिटा एमिशन आर अमंग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। इंडिया के पर कैपिटा एमिशंस की अगर बात की जाए वर्ल्ड में लोएस्ट है। क्लाइमेट चेंज मोर सीवियरली अफेक्ट द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ता है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के ऊपर पड़ता है। द डेवलप्ड वर्ल्ड हैविंग बिगेस्ट कॉज फॉर द प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज इज एक्सपेक्टेड टू रीच नेट जीरो एमिशन वेल बिफोर 2050, बट डेवलपिंग कंट्रीज नीडेड मोर टाइम्स टू बैलेंस देयर डेवलपमेंट गोल विद क्लाइमेट एक्शंस। डेवलप्ड कंट्री जो है वो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है,
और इन डेवलप्ड कंट्रीज ने नेट जीरो एमिशन का जो टारगेट रखा हुआ 2050 तक का रखा हुआ है, बट डेवलपिंग कंट्रीज का जो नेट जीरो टारगेट एमिशन है वो 2070 तक का रखा हुआ, बिकॉज उन्हें अपना डेवलपमेंटल गोल एंड क्लाइमेट एक्शन दोनों को बैलेंस करना है। Developed countries are also expected to help finance climate action, but this has not materialized as the required scale. डेवलप्ड कंट्रीज ये एक्सपेक्ट किया गया था कि डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे सो दैट ये कंट्रीज क्लाइमेट एक्शंस टेकिंग कर सकें, बट ऐसा नहीं हुआ। डेवलपिंग कंट्रीज स्पेशली दोज दैट आर स्मॉल आइलैंड आर बेयरिंग मोर देन देयर फेयर शेयर इन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का जो सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है वो आइलैंड कंट्रीज के ऊपर भी पड़ रहा है, जबकि आइलैंड कंट्रीज का क्लाइमेट चेंज में उतना रोल नहीं है जितना कि डेवलप्ड कंट्रीज का है। व्हाट आर द चैलेंज बिफोर इंडिया टू अचीव नेट जीरो बाय 2070? 2070 तक नेट जीरो टारगेट को अचीव अगर करना है तो उसके सामने इंडिया के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं। नेट जीरो बाय 2070 टारगेट इज अचीवेबल इफ इंडिया गिव्स प्रायोरिटी टू एक्सपेंड रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी। नेट जीरो टारगेट इंडिया तभी अचीव कर सकता है 2070 तक जब इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी को एक्सपेंड करेगा, बट इफ इंडिया इज टू मेंटेन फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी दिस एनर्जी टारगेट विल बिकम वेरी चैलेंजिंग। अगर इंडिया फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने पर ज़्यादा फोकस करता है तो इंडिया के लिए नेट जीरो टारगेट को 2070 तक अचीव करना काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है। इन इंडिया पावर डिमांड कुड इंक्रीज 9 to 10 फोल्ड बाय 2070। 2070 तक इंडिया के अंदर पावर डिमांड 9 to 10 फोल्ड यहाँ पर इंक्रीज हो सकता है। मीटिंग दिस एंटायरली वेयर रिन्यूएबल एनर्जी विल रिक्वायर मोर देन 5500 गीगावाट ऑफ सोलर एंड 1500 गीगावाट ऑफ विंड अप फ्रॉम द करंट 70 गीगावाट एंड 47 गीगावाट रिस्पेक्टिवली। इंडिया के अंदर 2070 तक अगर पावर डिमांड 9 to 10 फोल्ड इंक्रीज होता है तो इसके लिए इस नीड को फुलफिल करने के लिए इंडिया को 5500 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी एंड 1500 गीगावाट ऑफ विंड एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। करंट में सोलर एंड विंड एनर्जी की अगर बात की जाए, सोलर एनर्जी 70 गीगावाट इंडिया प्रोड्यूस कर सकता है, वहीं 47 गीगावाट विंड एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। व्हाट नीड्स टू बी डन? इंडिया को अगर 2070 तक नेट जीरो टारगेट अचीव करना है तो उसके लिए क्या क्या करना होगा? इंडिया नीड्स टू डिसेंट्रलाइज एनर्जी प्रोडक्शन इंक्लूडिंग बाय यूज ऑफ रूफटॉप सोलर सेल एंड ऑफ सोलर पंप फॉर एग्रीकल्चर। इंडिया को चाहिए कि एनर्जी प्रोडक्शन को डिसेंट्रलाइज करें, इसके अंदर यूज ऑफ रूफटॉप सोलर सेल एंड सोलर पंप फॉर एग्रीकल्चर इनको हमें डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत है। इंडिया शुड कंटिन्यू टू एक्सपेंड इट्स न्यूक्लियर पावर जनरेशन कैपेसिटी। इंडिया को अपना न्यूक्लियर पावर जनरेशन कैपेसिटी को एक्सपेंड करना होगा। न्यूक्लियर पावर कुड ऑल्सो ऑफर अ प्रीशियस लो कार्बन बेस लोड एनर्जी एंड हेल्प द गवर्नमेंट इफेक्टिवली फेज आउट द नेशनल इकोनॉमी डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल। न्यूक्लियर पावर को अगर इंडिया एक्सपेंड करता है तो इसके थ्रू लो कार्बन बेस लोड एनर्जी यहाँ पर अचीव कर सकता है इंडिया, और गवर्नमेंट को भी इसमें फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी जो इकोनॉमी की है हमारी फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी को इसके थ्रू कम किया जा सकता है। व्हाट इज HIV एंड चिकनगुनिया? व्हाट आर वेरियस सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ दीज प्रॉब्लम्स? About chikungunya. Chikungunya is a viral disease transmitted to human through the bites of mosquito infected with chikungunya virus. चिकनगुनिया एक वायरल डिसीज है जो कि मॉस्किटो के द्वारा ह्यूमन के अंदर ट्रांसमिट होता है। इसी मॉस्किटो के अंदर अगर चिकनगुनिया वायरस है, इस मॉस्किटो के बाइट की वजह से ह्यूमंस के अंदर ये वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। दिस वर्ड कम फ्रॉम द अफ्रीकन मैकोंडी लैंग्वेज एंड मीन्स बेंट ओवर इन पेन। चिकनगुनिया जो वर्ड है ये अफ्रीकन मैकोंडी लैंग्वेज से आया है जिसका मीनिंग होता है बेंट ओवर द पेन। इट इज मोस्ट कॉमनली ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोज एंडीज एजिप्टी एंड एंडीज एल्बोपिक्टस विच कैन ऑल्सो ट्रांसमिट डेंगू एंड जीका वायरस। ये चिकनगुनिया जो प्रॉब्लम है ये मॉस्किटोज के द्वारा ट्रांसमिट होती है, स्पेशली एंडीज एजिप्टी एंड एंडीज एल्बोपिक्टस मॉस्किटो के द्वारा। ये वही मॉस्किटोज हैं जिनकी वजह से डेंगू एंड जीका वायरस भी ट्रांसमिट हो सकता है। Chikungunya was first described during the outbreak in southern Tanzania in 1952 and has now been identified in nearly 40 countries in Asia, Africa, Europe and America. चिकनगुनिया फर्स्ट जो डिस्क्राइब किया गया था वो तंजानिया सदर्न तंजानिया के अंदर 1952 में जो आउटब्रेक आया था उस टाइम पर इसको पहली बार डिस्क्राइब किया गया था।
करंट में अबाउट 40 कंट्रीज के अंदर स्पेशली एशिया, अफ्रीका, यूरोप एंड अमेरिका की कंट्रीज में इसको आइडेंटिफाई किया गया है। What are various symptoms of chikungunya? Symptoms usually begin 4 to 8 days after a mosquito bite. मॉस्किटो बाइट के 4 to 8 डेज के बाद इसके सिम्टम्स बिगिन होना स्टार्ट हो जाते हैं। एब्रप्ट ऑनसेट ऑफ फीवर ऑफन अकोम्पनीड बाय जॉइंट पेन। यहाँ पर फीवर हम फील कर सकते हैं अगर किसी पर्सन को यहाँ पर चिकनगुनिया हो जाता है, और जॉइंट पेन उसके अंदर फील किया जा सकता है। अदर सिम्टम्स की अगर बात की जाए, हेडेक हो सकता है, मसल पेन हो सकता है, नोसिया हो सकता है, फैटिग एंड रैश हो सकते हैं। Serious complications are uncommon, but typical severe cases can cause death, especially in older patient. Serious complement अनकॉमन है, बट टिपिकल सीवर केसेस की वजह से डेथ भी हो सकता है, स्पेशली ओल्ड पीपल का यहाँ पर डेथ तक हो सकता है। व्हाट इज ट्रीटमेंट ऑफ चिकनगुनिया? फॉर चिकनगुनिया वायरस इन्फेक्शंस देयर इज करंटली नो अप्रूव्ड वैक्सीन और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। करंट में कोई अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं है, इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। द गोल ऑफ ट्रीटमेंट फॉर द इन्फेक्शन इज टू रिलीव सिम्टम्स विद रेस्ट, फ्लूइड एंड ड्रग्स। ट्रीटमेंट जो दिया जाता है उस ट्रीटमेंट का जो गोल है वो रिलीव सिम्टम्स के तौर पर यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है। व्हाट इज HIV? HIV मीन्स ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, विच इज अ वायरस दैट अटैक द इम्यून सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी। HIV का जो फुल फॉर्म होता है वो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये इसका फुल फॉर्म है। ये एक वायरस है जो कि ह्यूमन बॉडी के इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है। HIV virus target and damage mainly 3D4 immune cells which are essential for the body's ability to fight infections and disease। हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्शंस एंड डिसीज से फाइट करने के लिए CD4 इम्यून सेल होती हैं। HIV वायरस इन्हीं सेल को यहाँ पर डैमेज करता है, टारगेट करता है। ओवर टाइम HIV वीकेंस द इम्यून सिस्टम, लिविंग द बॉडी वल्नरेबल टू इन्फेक्शंस एंड कैंसर्स। ओवर द टाइम HIV वायरस इम्यून सिस्टम को वीकन करता है, और उसके बाद हमारा जो बॉडी होता है, हमारी बॉडी में वेरियस इन्फेक्शंस एंड कैंसर तक यहाँ पर हो सकता है। ट्रांसमिशन ऑफ HIV का ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है? HIV इज प्राइमरली स्प्रेड थ्रू द एक्सचेंज ऑफ वेरियस बॉडीली फ्लूइड सच एज ब्लड, वेजाइनल फ्लूइड, सीमेन एंड ब्रेस्ट मिल्क। HIV वायरस वेरियस सोर्स के थ्रू यहाँ पर ये एक्सचेंज हो सकता है, वन पर्सन टू अनदर। ब्लड के थ्रू, वेजाइनल फ्लूइड, सीमेन या फिर ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू ये एक्सचेंज हो सकता है। Severity of HIV. If HIV left untreated, the virus destroy the person's immune system and they are said to be in acquired immunodeficiency syndrome stage, where person is stuck in several infections that may result in death. HIV पर्सन को अगर अनट्रीटेड लेफ्ट किया जाता है तो इसकी वजह से जो बॉडी है उसका जो इम्यून सिस्टम है वो फुली डिस्ट्रॉय हो सकता है, और उस पर्सन को एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम स्टेज यानी एड्स के तौर पर डेजिग्नेट किया जा सकता है। एड्स मीन्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। इस कंडीशन में जो पर्सन होता है, इन्फेक्टेड पर्सन जो होता है, वो वेरियस इन्फेक्शंस उसकी बॉडी कैच कर लेती है, उसका डेथ तक हो सकता है। What is treatment of HIV? There is no treatment for HIV infection at present. The disease can be managed using एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी। इसके लिए अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और इस डिसीज को ओनली एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के थ्रू मैनेज किया जा सकता है। दिस थेरेपी सप्रेस द रेप्लिकेशन ऑफ वायरस विद इन द बॉडी, अलाउइंग द नंबर ऑफ CD4 इम्यून सेल टू इंक्रीज। ये जो थेरेपी होती है, इस थेरेपी के अंदर CD4 इम्यून सेल को इंक्रीज किया जा सकता है। व्हाट इज बायोमेडिकल वेस्ट? बायोमेडिकल वेस्ट से रिलेटेड हम टॉपिक इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज बायोमेडिकल वेस्ट के थ्रू भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सच एज HIV, एड्स ये स्प्रेड हो सकते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट इज डिफाइंड एज एनिमल एंड ह्यूमन एंटोमिकल वेस्ट ट्रीटमेंट apparatus like syringe, needles and other materials used in healthcare facilities in the process of treatment and research। ट्रीटमेंट एंड रिसर्च के ड्यूरिंग बहुत सारे बायोमेडिकल आइटम्स का यूज किया जाता है, सच एज सिरिंजेस, नीडल्स एंड अदर मटेरियल। इनके थ्रू भी HIV जैसे वायरस स्प्रेड हो सकते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स यहाँ पर इस्टेब्लिश किए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टू प्रॉपर्ली मैनेज द पर डे बायोमेडिकल वेस्ट फ्रॉम हेल्थ केयर फैसिलिटीज अक्रॉस द कंट्री। पूरे कंट्री के अंदर हेल्थ केयर फैसिलिटीज से किस तरह से बायोमेडिकल वेस्ट को प्रॉपर्ली मैनेज करना है, मेन ऑब्जेक्टिव यही था इन रूल का। एम्बिट ऑफ 2016 रूल एक्सपेंड टू इंक्लूड वैक्सीनेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, सर्जिकल कैंप और एनी अदर हेल्थ केयर एक्टिविटी। 2016 में जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड रूल यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किए गए थे, इन रूल को अब वैक्सीनेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, सर्जिकल कैंप और एनी अदर हेल्थ केयर एक्टिविटी तक एक्सपेंड कर दिया गया। इट मीन्स इससे पहले
किसी भी वैक्सीनेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, सर्जिकल कैंप में कोई भी रूल यहाँ पर अप्लाई नहीं किया जाता था। फेज आउट ऑफ सम आइटम्स। Phase out of some items. Chlorinated plastic bags, gloves, and blood bags have phased out within 2 years starting from March 2016. मार्च 2016 से यहाँ पर क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग्स, ग्लव्स एंड ब्लड बैग्स इनको फेज आउट करने का यहाँ पर टारगेट रखा गया। प्री ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट। प्री ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट, माइक्रोबियल वेस्ट, लेबोरेटरी वेस्ट, ब्लड सैंपल्स एंड ब्लड बैग्स थ्रू डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजिंग ऑन साइट इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड बाय द WHO और बाय द नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको। वेस्ट के ट्रीटमेंट से पहले इन्हें डिसइंफेक्शन करना बहुत यहाँ पर जरूरी है, और कुछ WHO और नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो भी मैनर प्रेस्क्राइब किए गए हैं उन प्रेस्क्राइब के अकॉर्डिंग जितना भी माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट है, लेबोरेटरी वेस्ट है, इसको डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन करना होगा। कैटेगराइजेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट का यहाँ पर कैटेगराइजेशन करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। टू इम्प्रूव द सेग्रेगेशन ऑफ वेस्ट एट सोर्स, बायोमेडिकल वेस्ट हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज इंस्टेड ऑफ द अर्लियर 10 कैटेगरीज। पहले बायोमेडिकल वेस्ट को 10 कैटेगरीज में यहाँ पर डिवाइड किया गया था, बट अब न्यू रूल के अकॉर्डिंग इन्हें 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, सो दैट वेस्ट के सेग्रेगेशन को इम्प्रूव किया जा सके। Stringent standard for pollutants. The rules prescribe more stringent standard to reduce the emission of pollutant in the environment. बायोमेडिकल वेस्ट के थ्रू इन्वायरमेंट में जो भी पॉल्यूशन का इमिशन होता है उसको रिड्यूस करने के लिए स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड यहाँ पर प्रेस्क्राइब किए गए हैं। रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड द लैंड फॉर सेटिंग अप कमांड बायोमेडिकल वेस्ट, कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल फैसिलिटी। कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल फैसिलिटी के लिए यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट लैंड प्रोवाइड करेगी। इस रूल के अंदर ऐसा प्रोविजन किया गया है। वेरियस कंसर्न रिलेटेड टू बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट से रिलेटेड कुछ कंसर्न है। नंबर 1, नॉन सिग्रेशन ऑफ वेस्ट। द नॉन सिग्रेशन ऑफ वेस्ट लीड टू बर्निंग ऑफ कॉन्टामिनेटेड प्लास्टिक प्रोड्यूसिंग टॉक्सिक गैसेस एंड एडिंग टू एयर पोल्यूशन। बायोमेडिकल वेस्ट का अगर नॉन सिग्रेशन एडमिन सिग्रेशन नहीं किया जाता है तो इसकी वजह से कॉन्टामिनेटेड प्लास्टिक का यहाँ पर बर्निंग किया जाता है। प्लास्टिक का अगर बर्निंग किया जाएगा तो इसके अंदर इन्वायरमेंट में टॉक्सिक गैसेस जो कि एयर पोल्यूशन के रिस्पॉन्सिबल होगी। नंबर 2, इंक्रीज इन बायोमेडिकल वेस्ट। द राइज इन रेसिडेंशियल बायोमेडिकल वेस्ट एंड इट्स कलेक्शन विदाउट एडहरिंग टू सेफ्टी प्रोटोकॉल कुड आल्सो ट्रिगर प्रॉब्लम्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट से रिलेटेड यहाँ पर कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं, बिकॉज करंट में रेसिडेंशियल बायोमेडिकल वेस्ट इतना ज़्यादा राइज हो रहा है कि उसको प्रॉपरली तरीके से मैनेज नहीं किया जा रहा है। नंबर 3, अफेक्ट हेल्थ ऑफ वर्कर्स। विदाउट प्रॉपर साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ सच वेस्ट इट कैन पोटेंशियली अफेक्ट द हेल्थ ऑफ वर्कर्स एंड प्रोफेशनल्स। बिकॉज बायोमेडिकल वेस्ट का प्रॉपरली साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं किया जा रहा है, इसकी वजह से वर्कर्स एंड प्रोफेशनल्स की हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट शो हो रहे हैं। नंबर 4, डिस्कार्डेड मास्क एंड ग्लव्स रिस्क द लाइव्स ऑफ थाउजेंड ऑफ सैनिटेशन वर्कर्स हु वर्क विदाउट एनी प्रोडक्शन और ट्रेनिंग टू हैंडल सच बायोमेडिकल वेस्ट मटेरियल। बायोमेडिकल वेस्ट मटेरियल को हैंडल करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग गिवन नहीं किया जा रहा है। इसकी वजह से जो वर्कर्स हैं, थाउजेंड ऑफ सैनिटेशन वर्कर्स की जो लाइफ है वो काफ़ी हद तक इस वेस्ट की वजह से अफेक्ट हो रही है। So thanks for watching this video.